दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत रहस्यमयी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसको कहते हैं एंजियोमाइलाइपोमा। ये किडनी का बिनाइन ट्यूमर है। इसका नाम ज़रूर लंबा है एंजियोमाइलाइपोमा, लेकिन ये ट्यूमर कोई सीरियस नहीं है। किसी भी ट्यूमर के बायोलॉजिकल नेचर को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो बिनाइन ट्यूमर वो होता है जिसमें ट्यूमर अगर साइज में बढ़ रहा है बट अपने ही स्थान पे रहेगा और फैलेगा नहीं, मतलब बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। क्या मतलब है इसका कि काफ़ी चांसेस है कि इन बिनाइन ट्यूमर को कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये किडनी का सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है और इसको साइंस 1900 से जानती है। बहुत समय से उनको पता है इस बीमारी के बारे में। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है एंजियोमाइलाइपोमा। एंजियो का मतलब है ब्लड वेसल्स, मायो का मतलब है मसल्स और लाइपोमा का मतलब है फैट सेल्स। तो ये बात समझ में आती है कि ये ट्यूमर इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। ये तीन तरह की सेल्स की ग्रोथ की वजह से एक ट्यूमर बन जाता है जो कि हमारी किडनी में पाया जाता है। अधिकतर एंजियोमाइलाइपोमा इंसिडेंटली डायग्नोस होते हैं, मतलब किसी और वजह से आपका अल्ट्रासाउंड या सीटी हुआ और दिखाई दिया कि बिनाइन ट्यूमर एंजियोमाइलाइपोमा है। बट जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? किडनी के हिस्से में साइड में दर्द का होना, यूरिन में ब्लड का आना, रेट्रोपेरिटोनियल या पेट के अंदर ब्लीडिंग होना, जो कि ये एक सीरियस कंडीशन होती है और एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट करती है, स्पेशली अगर फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी के समय यह डायग्नोस हो रहा है। तो देखिए ये सभी सिम्टम्स कोई एंजियोमाइलाइपोमा के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे डिजीजेस में मिल सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट चेकअप किया जाए, स्पेशली सीटी या एमआरआई स्कैन, तो डॉक्टर श्योर हो जाता है कि ये बिनाइन ट्यूमर एंजियोमाइलाइपोमा है। और एक खास बात है इस डिजीज की कि इसको डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट स्पेशल सिनेरियोज। कुछ ही ऐसे सिनेरियो होंगे जिसमें डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए कहेंगे, अदरवाइज डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई सफिशिएंट होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट नॉन सर्जिकल तरीके से इस बिनाइन डिजीज को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। रीनल एएमएल मोस्टली स्पोरेडिक होते हैं। स्पोरेडिक का मतलब कि बिना किसी वजह के हो गए। 20% केसेस में ही ये हेरिडिटरी एएमएल होता है, जो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक डिजीज जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस के साथ देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ये जो हेरिडिटरी एएमएल है ये नॉर्मल एएमएल से यंगर एज ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं और इनके मेलिग्नेंट होने की भी चांसेस होते हैं और काफ़ी सारे ये ट्यूमर बना के कभी कभी किडनी फेल्योर की भी संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्यूमर्स ब्लीडिंग सिम्टम्स या ब्लीडिंग के साइन के साथ प्रेजेंट किए जा सकते हैं? क्या कोई इनमें ब्लीडिंग का रिस्क होता है? तो यस, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क एंजियोमाइलाइपोमा में ब्लीडिंग का ही होता है और इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का बहुत रोल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हिस्टोरिकली 15% पेशेंट जो रेट्रोपेरिटोनियल में ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं उनमें एएमएल देखा गया है। जब ये ब्लीडिंग होती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल डल एक पेन की तरह नहीं होता है अगर ये ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है। अगर ये साइज ग्रोथ की वजह से प्रेजेंट कर रहा है तो यस, डल एक पेन भी कुछ पेशेंट्स में देखा जा सकता है। इस ट्यूमर की ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है, रफली अबाउट 3-4 मिलीमीटर्स इन अ ईयर। आप देख सकते हैं कि इतनी कम ग्रोथ है, स्लोली ग्रो करने वाला ट्यूमर है। बट ये अगर बहुत समय तक रहता है तो कभी कभी बड़ा होकर आसपास के ऑर्गन्स जैसे हमारी बॉडी की बड़ी ब्लड वेसल्स, लिवर्स, इंटेस्टाइन्स, इनको डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इस ट्यूमर के क्या इंडिकेशन है, कब इनको ट्रीट किया जाए। तो ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द एंजियोमाइलाइपोमास जो साइज में छोटे हैं, स्पेशली 4 सेंटीमीटर से कम है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस इनको एक्टिव सर्विलेंस पे रखा जाता है कि फ्यूचर में इनका साइज़ बहुत तेज़ी से तो नहीं ग्रो कर रहा है या कोई इसमें कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही हैं जो कमज़ोर हैं। ब्लीडिंग का रिस्क पेशेंट्स में इसीलिए होता है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एंजियो कंपोनेंट होता है ये डिस्प्लास्टिक सेल्स या प्योर मैच्योर सेल्स नहीं होती हैं।
सो इस तरह की ब्लड वेसल्स में कुछ सूडोनेरिज्म मतलब ऐसी नसें जो आसानी से फट जाती हैं डेवलप होती हैं, और इन्हीं नसों के ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट्स में ब्लीडिंग देखी जाती है। अगर मैं ब्लीडिंग रिस्क की बात करूं, अगर हम साइज क्राइटेरिया को छोड़ दें तो 2% ऑफ पेशेंट ही ब्लीडिंग रिस्क के साथ प्रेजेंट करते हैं। बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, देन डेफिनेटली रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस एंजियोमायोलाइपोमा ट्यूमर के फीमेल्स में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और रप्चर के चांसेस भी फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। पॉसिबली इसका रीजन है फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन का होना और AML पे ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स का होना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द एंजियोमायोलाइपोमास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते और इनको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूं तो इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, किनमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसमें सबसे पहला था प्रेजेंस ऑफ सिम्टम, सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, या ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। रिसेंटली ये देखा गया कि 4 सेंटीमीटर के साइज के ट्रीटमेंट को क्वेश्चन किया है रिसर्चर्स ने, क्योंकि 4 सेंटीमीटर के साइज पे ओनली 30% पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया कि एंजियोमायोलाइपोमा की ब्लड सप्लाई कितनी वैस्कुलैरिटी है और उसमें सूडोनेरिज्म मतलब जो वेसल्स रप्चर हो सकती हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन साइज अलोन। सो रिसेंटली क्राइटेरियाज के अनुसार एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अगर 6 सेंटीमीटर साइज का ट्यूमर से बड़ा है तभी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या एंजियोमायोलाइपोमा के जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी के दौरान ट्रबलिंग होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। अगर मैं प्रेजेंटली यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी या कनेडियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की रिकमेंडेशन की बात करो तो किन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट को एक्सप्लोर करना होता है। नंबर 1, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, लगातार दर्द या और कोई डिस्कम्फर्ट बना रहना। नंबर 2, बड़े साइज का ट्यूमर मोर देन 6 सेंटीमीटर्स। नंबर 3, ट्यूमर ग्रोथ अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये पेशेंट हाई रिस्क है। नंबर 4, सूडोनेरिज्म इन द एंजियोमायोलाइपोमा। नंबर 5, वो पेशेंट्स जो इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर के लिए एक्सेस अनअवेलेबल है, मान लीजिए कोई गांव में रहने वाला पेशेंट है। या नंबर 6, फीमेल कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। नंबर 7, फीमेल्स जिनको हार्मोनल या ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों, अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। इसका ट्रीटमेंट अब स्टैंडर्ड जो केयर ऑफ ट्रीटमेंट इज सेलेक्टिव आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम एंजियोग्राफी के द्वारा इन ट्यूमर की खून की नसों में जाकर उसको कुछ एम्बोलाइजिंग एजेंट्स जैसे पार्टिकल्स, ग्लू, कॉइल्स के द्वारा बंद कर देते हैं, जिससे ट्यूमर की ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से उनके रप्चर का रिस्क खत्म हो जाता है और आगे चल के 6 महीने 1 साल में ट्यूमर का साइज भी 50% रिड्यूस कर जाता है। सर्जरी की बात करें, जिसमें अगर मैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, जिसमें सिर्फ किडनी का थोड़ा पार्ट ही निकाला गया हूँ, ये उन्हीं पेशेंट्स में अब रिकमेंडेड होती है जिसमें एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है किसी रीजंस की वजह से, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे एंजियोमाइलेशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 99% ऑफ पेशेंट्स एंजियोमायोलाइपोमा के सेलेक्टिव रीनल एम्बोलाइजेशन के द्वारा ही कंप्लीटली क्योर किए जा सकते हैं और सर्जरी का रोल अब बहुत लिमिटेड रह गया है। सो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके मन में कोई एंजियोमायोलाइपोमा के लिए क्वेश्चन है या आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।